हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग जो बीए में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बीए के बच्चे हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया हो, और वो पॉलिटिकल साइंस में अगर उन्होंने एमजेसी के रूप में इसको लिया हो, एमजेसी या एमडीसी या एमआईसी, ये तीनों ही सेक्शन के बच्चों के लिए है। आज का ऑब्जेक्टिव है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को अलग ढंग से, यानी कि आज का प्रश्न जो भी हम रखे हैं वो वन लाइनर है जिसको आपको रटना ही पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न आपके बन भी रहे हैं। तो इसलिए आज के ऑब्जेक्टिव में हम लोग, पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव एक कराए थे जिसमें आपको 4 ऑप्शन था उस तरह का दिए थे, लेकिन आज के इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बस आपको रटवा दे रहे हैं। वही हमारा कोशिश है, क्योंकि अंतिम समय में आप रट लीजिए चीज़ों को और जाके एग्जाम में अगर उस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसका सही करके आइए। बस इस उद्देश्य से हमने आज के ऑब्जेक्टिव को तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंध विद्या है, यह कथन किसका था। यानी कि देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है, यह कथन कौन कहा था। तो लीकॉक बोला था, ठीक है। तो याद रखिए लीकॉक, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे सवाल को देखिए, हम कम समय में ज़्यादा बनाने का कोशिश में है, इसीलिए आप तैयार रहिएगा कि कम समय में आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़े और ज़्यादा चीज़ आप जान जाएं। निम्न में से किस वर्ष वोटो ने संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यानी संप्रभुता का सिद्धांत जो है वोटो के द्वारा कब प्रतिपादित किया गया, तो ये होगा 1576 में, ठीक है। याद रखिएगा इसको। समानता का नकारात्मक रूप से अर्थ है, यानी समानता जो है उसका नकारात्मक अर्थ क्या होता है, यानी सकारात्मक अर्थ होता है ना बच्चों। समानता का सकारात्मक अर्थ जब पूछे तो ये याद रखिए, समानता यानी सभी को समान अवसर, यानी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, यही होता है समानता। यानी सभी समान हैं, सभी समान हैं, इसका अर्थ होता है। लेकिन आपको यही उल्टा पूछे तो इसमें हो जाता है विशेष अधिकारों का अभाव, यानी इसमें ये हो गया ना इसका उल्टा कि सभी को विशेष अधिकार नहीं है, यानी कि किसी को विशेष अधिकार है और किसी को नहीं है। तो इसका नकारात्मक अर्थ यही हुआ। लेकिन सकारात्मक होता है समानता में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। हमारे संविधान के द्वारा सबों को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है और सभी को, मतलब जितना आपको अधिकार है इस देश में उतना ही दूसरे को भी है, जितना हमको है उतना आपको भी है। ये चीज़ आप जानते होंगे। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा था। तो स्वतंत्रता का अर्थ जो है बंधनों का अभाव है, ये स्टेटमेंट कौन दिया था। तो हॉब्स के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को अब देखिए, 5 नंबर। राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक होते हैं, यानी कि एक स्टेट के लिए कौन कौन से 4 चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसकी आवश्यकता होती है। एक स्टेट के लिए कौन सी 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला होता है जनसंख्या, यानी कि राज्य के पास, यानी स्टेट के पास जनसंख्या होनी चाहिए, यानी पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी है, उसके बाद है भूभाग, यानी कि जो ज़मीन होना चाहिए। फिर देखिए उसको अपनी एक सरकार होनी चाहिए और फिर वहाँ पे संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि एक स्टेट के लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पॉपुलेशन हो, भूमि हो यानी भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कल का क्वेश्चन हम करवाए थे, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है और इनकी एक और रचना क्या है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी इन्हीं की रचना है। किनकी है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की रचना है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या दिया गया था, तो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कार्ल मार्क्स के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं और इनके सिद्धांत का नाम क्या था, मार्क्सवादी उपागम या अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या इन्होंने बोला था, तो इसके जो सिद्धांत है इसके अनुसार भौतिक द्वंद्ववाद के बारे में इन्होंने
दिया था, उसके बाद वर्ग संघर्ष के बारे में दिया था, उसके बाद पूंजीपति वर्ग का को समाप्त करने की बात ये कहते हैं। फिर देखिएगा मतलब आर्थिक चीज़ों के बारे में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में हम पहले भी क्लास करा दिए हैं, मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तो वहाँ पे इतिहास लेखन नहीं, माफ़ कीजिए, मार्क्सवादी सिद्धांत, तो उसको आप देख लीजिएगा, वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 7वां नंबर, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस जो शब्द है उससे हुई है, जो कि एक कैसा शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। डेमोस जो है ग्रीक वर्ड है जिससे डेमोक्रेसी बना है, और इसी का अर्थ होता है क्या, लोकतंत्र, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल मैन नामक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट डहल या दहल, ये दोनों ही नाम अगर आपको दिखे तो याद रखिएगा इसको। रॉबर्ट डहल के द्वारा द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक की रचना की गई। आप जो बोल रहे थे ना कि सर इम्पोर्टेंट जो बुक है, स्टेटमेंट है, उसको करा दीजिए, तो वही आज करा रहे हैं। एकदम देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, इसलिए 100% गारंटी है कि यहाँ से हर किसी भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे होंगे तो उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं, यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है उसके प्रतिपादक कौन है? तो बेंथम। तो कौन है? तो बेंथम है। तो ये याद रखिएगा, बेंथम जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी मॉडर्न अप्रोच है किसका? राजनीतिक विज्ञान का। तो ये है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वो आधुनिक अप्रोच है। एक बोले थे परंपरावाद, दूसरा होता है व्यवहारवाद। तो परंपरावाद होता है कि वो प्राचीन अप्रोच था जो कि 1900 कब तक चला था ये बताइए कमेंट में, इसको छोड़ रहे हैं हम क्योंकि इसको हम पढ़ाए हुए हैं। आप देखिएगा व्यवहारवाद अलग पढ़ाए हैं, उसके उत्तर व्यवहारवाद हमने पढ़ाया था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण को भी बताया था कि कब से कब तक है। तो इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कि इसका अप्रोच का ये डेट क्या है व्यवहारवाद का। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आइए, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह किसने कहा था? किससे संबंधित है? मतलब राजनीतिक विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है, ये कौन बोला था? कौन से विचारधारा का ये स्टेटमेंट है? तो ये देखिए व्यवहारवाद का है या उत्तर व्यवहारवाद का है या आधुनिकवाद का, यानी किस अप्रोच के द्वारा बोला गया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो ये आधुनिक दृष्टिकोण के लोगों के द्वारा, ठीक है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है, जिसको यूनानी भाषा भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ग्रीक को ही यूनानी भाषा बोलते हैं। दोनों ही रहे तो आप हौच पौच में फंसिएगा नहीं, वो दोनों ही एक ही होता है, ठीक। आ जाइए अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अभाव, बंदों का भाव, यह किसने कहा? तो इसको ध्यान में रखिए, हॉब्स के द्वारा स्वतंत्रता का अभाव वाला जो है स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है, यह किसने कहा था? तो लीकॉक के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। ये शायद हम करा भी दिए थे, पीछे भी था। किसने कहा था कि अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर मनुष्य संप्रभु है? यानी ये स्टेटमेंट किसने कहा कि मनुष्य जो है शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है? तो लास्की के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। उसके बाद किसने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ये कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि जो है लोकतंत्र जो होता है, जिसको प्रजातंत्र आप बोलते हैं, ये जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक। आज ये अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत राजनीतिक विचार है? यानी कि ये बोल रहा है कि परंपरागत राजनीतिक विचार से संबंधित कौन नहीं है? तो डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न किससे संबंधित थे? तो इसको हम बताए हुए थे, आप बताइएगा। इसको बताए हुए हैं कि डेविड स्टर्न जो है परंपरागत राजनीतिक विचारधारा को छोड़कर एक नई राजनीतिक विचारधारा का शुरुआत किए। तो वो कौन विचारधारा था? बस उतना ही बता दीजिएगा तो समझ जाइएगा कि आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो डेविड स्टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा। या नहीं आपको याद हो तो हमारे पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वहाँ इसको हम बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट हम भेज देंगे, तो आप देख लीजिएगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ की
धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको बोलते हैं, यही चीज़ बोल रहा है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई एक धर्म नहीं, यानी सभी धर्म के लोगों को स्वीकृति दी जाए, वह रह सकते हैं वहाँ पे, अपने धर्म को मान सकते हैं, ऐसे राज्य को ही धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो आपको पता होगा, जिसका कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के लोग साथ में मिलकर रहते हैं, जो कि हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की ये विशेषता होती है कि वहाँ पे सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, वहाँ किसी एक धर्म का यानी बोलबाला नहीं होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, वही होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, ये किसकी युक्ति है, यानी बोल रहा है कि राज्य का जो आधार होता है वो शक्ति नहीं है, ये कौन बोला था, तो ये ग्रीन की, मतलब ग्रीन के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है। आज ये 20वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का सही उद्देश्य क्या है। राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना इसका सही उद्देश्य है, यानी कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के हम लोग द्वारा राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं, वो समाज के बारे में हम लोग जानते हैं, या फिर देश के बारे में, देश की राजनीति की स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, राजनीतिक शास्त्र के द्वारा। ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। अब आज ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो अरस्तु को, इसी को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, और जो कि इसकी रचना इन्होंने ही की थी, और सबसे पहले राजनीति शब्द को भी इन्होंने ही दिया था, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन थे, यानी लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये रूसो हैं। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैकियावेली की रचना का नाम क्या था, तो द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है, यानी जो रूसो की रचना है वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और मैकियावेली की द प्रिंस। ठीक है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। और अरस्तु की द पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो उसको, ये अरस्तु की है। ठीक है। लिवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो हॉब्स ने लिखा था। क्या, लिवियाथन। ठीक है। हॉब्स की पुस्तक का नाम लिवियाथन था। इतनी बातें याद रखनी है आपको। आ जाइए अगले 25 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया। फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। देखिए फ्रांस में क्रांति 1848 में हुई है, तो इसीलिए आपको ये याद रखना, 1789 ईस्वी की जो फ्रांस में क्रांति हुई, उसी में स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता का नारा दिया गया, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और यही इस क्रांति का प्रभाव आप देखिएगा विश्व के अन्य देशों में भी पड़ा, और जब वहाँ पे क्रांतियाँ, मतलब विश्व के अन्य देशों में भी जब क्रांतियाँ हुई, जैसे 1917 की रूस की क्रांति हुई या भारत में क्रांति हुई, तो वहाँ भी इसके झलक देखने को मिलते हैं कि यहाँ के लोगों ने भी खुद के लिए स्वतंत्रता का मांग किया, समानता का अधिकार मांगा, और बंधुत्व यानी कि अपने आस पड़ोस के लोगों से अपनी मित्रता की बात करके युद्ध लड़ा और क्रांति करने का कार्य किया था। इसी क्रांति से प्रभावित होकर, किससे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। व्यापक अर्थ में राजनीति का अर्थ क्या होता है, ये शक्ति के लिए संघर्ष होता है। व्यापक अर्थ में राजनीति को क्या बोलते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, लेक्स ऑन जूरिप्रूडेंस। जूरिप्रूडेंस ये किसकी है, ऑस्टिन की रचना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक राजनीति विज्ञान की विशेषता नहीं है, तो देखिए पारंपरिक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिकता और व्यवहारवादी विचारधारा नहीं था। ठीक है, तो व्यवहारवादी और वैज्ञानिक विचार के बारे में चर्चा किस में है, व्यवहारवाद में किया गया। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान का जो विचार है, उसके बाद जो है व्यवहारवाद का जो दृष्टिकोण आया था, तो उसमें इसकी चर्चा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और जो हमने पूछा भी था या आपने जवाब नहीं दिया, तो सुन लीजिए कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण था उसके जनक कौन थे, डेविड स्टर्न थे, और उत्तर व्यवहारवादी उसके भी डेविड स्टर्न थे। ये दोनों ही चीज़ें याद रख लीजिएगा, क्योंकि व्यवहारवाद से ही प्रभावित होकर उत्तर व्यवहारवाद के बारे में उन्होंने बताया, और जिसको उन्होंने फिर बाद में
अस्वीकृत मतलब व्यवहारवाद को अस्वीकार नहीं, उसमें परिवर्तन करके उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिए थे। तो इस बात को हमने पढ़ाया भी है, आप जानते भी होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आ जाइए अगले प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन न्यायपालिका कर्तव्य नहीं है? यानी न्यायपालिका का कर्तव्य क्या क्या है उसको आप जानते हैं। वो न्याय करने का कार्य करता है। वो किसी भी देश में होती है तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है? न्याय करना, यानी कि लोगों को उसके अधिकार की सुरक्षा करना भी इसका मुख्य कर्तव्य होता है। लोगों की अधिकार का सुरक्षा करना, यानी मान लीजिए हमें जो हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है वो कौन हमारे लिए सुरक्षित करता है? ये हमारी न्यायपालिका सुरक्षित करती है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। बट इसमें करा है बिना मांगे हुए राज्य अध्यक्षों को कानूनी परामर्श देना, यानी कि अगर राज्य के अध्यक्ष अगर कोई तरह का वो एडवाइस नहीं मानते हैं और फिर भी वो एडवाइस देती है अगर न्यायपालिका, तो ये इसका कर्तव्य नहीं है। जब इससे मांगा जाए तभी इसको अपना एडवाइस देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य सरकार से संबंधित विद्या है, यह कथन किसने है? ये तो गार्नर का है कि राजनीति जो है वो सरकार से संबंधित विद्या है। ये कौन बोला था? ये गार्नर बोला था। तो ये तो हम पहले भी बता चुके थे। यह किसका स्टेटमेंट है कि राजनीति शक्ति की तलाश है? तो कैटलिन का स्टेटमेंट है कि राजनीति शक्ति का तलाश है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णता भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसने कहा? यानी ये बोल रहा है कि शक्ति जो होती है वो भ्रष्ट कर देती है लोगों को, लेकिन जब पूर्ण शक्ति यानी और अधिक शक्ति जब आ जाती है तो वो तो लोगों को और भी भ्रष्ट कर देती है। तो ये कौन बोला था? तो लॉर्ड एक्टन के द्वारा ये बोला गया था स्टेटमेंट। तो देखिए, आज का क्लास का मुख्य मोटिव ये था ना कि आपका जितना भी स्टेटमेंट से रिलेटेड हो या फिर बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा जहाँ जहाँ से पूछा गया है, तो वो आपसे बन जाए। ठीक है, और वही चीज़ हम लेके इसको एक तरह से हमने वीडियो बनाया। अगर हम चाहते तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से करा देते कि मल्टीपल चॉइस में, तो वो चीज़ें हो जाती। बट हमने चाहा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे दे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े और हर चीज़ आपके पास सामान्यतः एकदम सही तरीके से मिल जाए। तो इसीलिए हमने इसको ऑब्जेक्टिव रूप में दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा सेशन को, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर सेशन को कीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में किसने प्रभावित किया है? तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा शक्ति को जो प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। सत्ता के स्रोत बीज महोदय के द्वारा बताया गया है। कितना है? सत्ता के 2 स्रोत बीज महोदय के द्वारा बताए गए हैं। तो ये याद रखिएगा। सत्ता प्रयोग की हस्ती से सत्ता के विभिन्न रूप कितने हैं? तो ये 7 हैं। तो इसको भी याद रखिए। 2 ध्रुवीयता का अर्थ है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, यानी अमेरिका और सोवियत संघ जब 2 ध्रुव में विश्व, देखिए ना, अमेरिका और अब तो सोवियत संघ को रूस बोलते हैं, अमेरिका और देखिएगा रूस, जो कि सोवियत संघ उस समय कहा जाता था, रूस के ही बीच बटा हुआ है। कोई रूस का समर्थक है, कोई अमेरिका का समर्थन करता है। आज भी देखिए यूक्रेन वॉर जो चल रहा था, तो इसमें भी यही चीज़ देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आज भी विश्व जो है यही दोनों देशों के बीच में उलझा हुआ है, और पहले भी यही था। तो ये याद रखिएगा कि 2 ध्रुवीयता का अर्थ होता है रूस और अमेरिका वाली चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने पूरा जो निचोड़ होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले भी कराए थे, जो कि 2-3 लेक्चर इस पे लिए थे ऑब्जेक्टिव पे, लेकिन आज का पूरा निचोड़ जो यहाँ से क्वेश्चन आप देखिएगा पूछा जाएगा, उसको हम करा दिए। आप ज़रूर अच्छे से इसको रट लीजिए। आपके एग्ज़ाम में आए तो प्लीज़ आप अच्छे से बना के आइएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि पूरा अच्छे तरीके से आपको सब चीज़ का नॉलेज दे दे, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना हो। और उस कार्य को हम करने में कितना सफल हो पा रहे हैं ये तो आप ही बताइएगा। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।